हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए मात्र 2 दिन रह गया है और 10 तारीख से आपके एग्ज़ाम की शुरुआत हो रही है और इसमें उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 10 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका पहला दिन ही पेपर है। तो सबसे पहले तो तनाव मत ले और जो आपने मेहनत की है, जो आपने अपना तैयारी में समय बिताया है, जितनी मेहनत की है, बस उम्मीद करते हैं कि आप अपना वहाँ 100% दे करके आएँ और बेहतर से बेहतर वहाँ अपना जो भी तैयारी किए हैं उसमें देकर आएँ और अच्छे सवाल वहाँ करके आएँ, अटेम्प्ट करके आएँ, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएँ, आप आने वाली वैकेंसी में एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो सके। तो उसी की आज ये मेंसुरेशन की प्रैक्टिस के लिए हम आए हैं, उपस्थित हुए हैं और इसमें कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं मेंसुरेशन को, सबका एनालिसिस, उनको कुछ सवालों को लेकर के आए हैं और उसमें आप कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स, या आपको तो पता है मेंसुरेशन में ट्रिक्स नहीं बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ही आपकी ट्रिक होती है। फार्मूले अगर आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो फिर आप सवाल वहाँ बना पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग उन सभी कॉन्सेप्टों पे बात करते हैं जो 10 तारीख के आने वाले जितने भी डे हैं, एग्ज़ाम जितने भी दिनों में होने वाले हैं, उन सबको बेहतर से बेहतर हम कुछ दे पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। ओके, तो चलते हैं और इस क्लास में, मेंसुरेशन की क्लास, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक सवाल देख ही पा रहे होंगे, ऐसे ही सवालों से आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे अपने पेपर में। ओके, इन सभी कॉन्सेप्टों को क्लियर करना है। जैसा कि स्क्रीन पर पहला ही सवाल लिखा है, एक सिलेंडर का, एक बेलन का, जिसको हम बेलन कहते हैं, कि यदि एक सिलेंडर के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। ऐसे सवाल आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, जो लास्ट ईयर का भी पेपर हुआ था उसमें अच्छे सवाल ऐसे देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर है क्या। सबसे पहले आपको ये पता हो कि बेलन कहते किसे हैं, सिलेंडर या बेलन। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो हम फार्मूला भी लिख देते हैं कि सिलेंडर आपका क्या होता है, बेलन। बेलन क्या होता है तो देखें, आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासों से भी पढ़ा होगा इस आकृति को कि बेलन कहते किसको। एक कुछ ऐसी आकृति जिसको आप सिलेंडर या बेलन बोलते हैं और इसकी रेडियस r, या हाइट हो जाती है h। जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि ये हमारा मार्कर या पेन एक प्रकार का सिलेंडर के जैसा है, एक बेलन के आकार का है और इसका निर्माण जो हुआ है, अगर आप देखें तो इसका बेस जो है, आधार जो है, वो एक सर्कल के आकार का है, 3D है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक सर्कल के आकार का है, वृत्ताकार। तो इसका जो वॉल्यूम की बात करें, अगर आयतन की बात करें, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो बेस का आप एरिया निकाल लीजिए, यानी आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, अगर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। आधार का क्षेत्रफल, आधार में आपके है क्या, तो सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू एच यानी ऊंचाई। तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना आ जाएगा, तो फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आप मेंसुरेशन के सवाल वहाँ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बेहतर इसमें करना चाहते हैं मेंसुरेशन में, तो आपको फार्मूले आने चाहिए। दूसरी चीज़ इसके, अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करें, वक्रपृष्ठ की अगर हम बात करें तो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, भाई वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में भी क्या है, तो आपको अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल का वक्रपृष्ठ ना हो करके उसको हम परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो वो परिधि होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 2 पाई आर इस तरह के कई सारे हैं
और कितने 2 पाई आर हैं, h हैं, तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, इसका टोटल सरफेस का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करना है आपको, ये वक्र पृष्ठ तो लेना ही लेना है 2 पाई आर एच, और इसके साथ साथ आपको पता है जो बेस है वो सर्कल के आकार है, जो इसका टॉपअप है ये भी टॉप वाला ये सतह ये भी कैसे ही है, तो ये सर्कल के आकार की, वृत्त के आकार की, यानी दोनों वृत्तों का अगर एरिया भी इसमें जोड़ लें हम, एक का होता पाई आर स्क्वायर तो दो का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप चाहें तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में h प्लस आर आ जाएगा, यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, यहाँ से इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले आपको सिलेंडर के बेलन के याद रखने हैं। अगर आप बेलन का सवाल लगाना चाहते हैं तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है ना, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं इसके लिए। तो चलते हैं और इस पर जो सवाल है अब इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। आपसे इन्होंने दिया क्या है इस सवाल में, इन्होंने बताया है कि इस सवाल का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच आपको दिया गया है। तो 2 पाई आर एच अगर आपको दिया है तो आप बड़े ही आराम से यहाँ से कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर रेडियस पूछ रहा तो हाइट दी होगी, और अगर हाइट आपसे सवाल में पूछ रहा तो आपको रेडियस दिया गया होगा। ओके, चलिए, तो इन्होंने दिया क्या है कि जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ क्या होता है तो 2 पाई आर एच क्या होता है 2 पाई आर एच, और एक गिवन है आपको कितना दिया गया है तो 1386 दिया गया है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको इन्होंने हाइट भी दिया है, ऊंचाई h। तो अगर वैल्यू यहाँ पुट करें हम तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। r हमें पता नहीं है, लेकिन हाइट कितनी है 21 है, 1386 के बराबर। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो 7 3 21 हो जाएगा, 22 छक्का 132 हो जाएगा, और 22 3 66 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 1 कम 3, यानी r बराबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 21, और 2 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी r की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। और आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम आपसे कहते हैं कि फार्मूला याद रखिए। अगर आप मेंसुरेशन के एसएससी जीडी में सवाल बनाना चाहते हैं, वहाँ करना चाहते हैं, तो आपको फार्मूला आना ही चाहिए, क्योंकि जीडी में जो सवाल आते हैं वो सीधे फार्मूले बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा करके उनकी भाषाओं को नहीं लिखा जाता है। इसलिए अगर आज की क्लास को आप पूरा देखते हैं, पूरी प्रैक्टिस करते हैं इसके सभी सवालों को, तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप पेपर में सवाल बना करके आ पाएंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन हम लेकर के आए वो विद कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें पहले बताएंगे, उसके बाद आप सवाल कैसे बनाना ये आपको सिखाएंगे हम आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं अंत तक, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और शायद आप बेहतर कर पाएँ आने वाले अपने एग्ज़ाम में। ओके, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा, फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। अगर आप करना चाहेंगे तो आसानी से हो सकता है, बहुत बड़ा या टफ फार्मूले भी नहीं है इसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल में दिया गया है कि एक समभुज त्रिभुज क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा है, समबाहु को इन्होंने समभुज लिखा है, यानी ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी की सभी साइड आपकी इक्वल होती हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और आपको हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु का क्षेत्रफल जो होता है बच्चा, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। और अगर उसकी ऊंचाई की बात करें, अगर हाइट निकालना हो तो √3/2 इंटू साइड होता है। ये दो फार्मूले आपको समबाहु त्रिभुज के आने ही चाहिए। समबाहु से सवाल अगर बनेगा तो आपको ये दोनों फार्मूले जरूर याद रखने हैं। अब इन्होंने सवाल में कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल
36√3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इन्होंने एरिया खुद दे दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, भुजा की लंबाई a। तो आप खुद बताएं कि एरिया का फार्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये आपको गिवन है 36√3, ये दिया गया है। तो आप देखें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 इंटू 4, और अगर a निकालेंगे तो √36 इंटू 4, और यहाँ से 36 आ जाएगा 6 और 4 की वैल्यू 2 निकल के आएगी, और आपका साइड यानी भुजा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a बराबर 12। कितना प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 12। आप खुद देख पा रहे होंगे कि ऐसे सवाल आपके SSC GD में पूछे गए हैं जिनमें कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप पेपर से पहले ये जितने भी फार्मूले हैं ये आप याद करके जाएंगे। ओके, तो आप बेहतर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिस नहीं करनी, याद ज़रूर करना है, जिससे आप वहाँ अच्छा कर पाएँ। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का है। तो अगले सवाल में इन्होंने बताया कि सर्कल का जो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास डायमीटर इन्होंने कहा वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी एक सर्कल और एक स्क्वायर दोनों पे आधारित सवाल है, और ये सवाल आपके पिछले वर्ष का है। यदि एक वृत्त का व्यास इन्होंने बताया वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ओके, इन्होंने बताया वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। अब आप खुद बताएं कि वृत्त का व्यास, अब सर्कल के बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो लोग नहीं देखे, नहीं पढ़े, वो पहले पिछली क्लास देख लें, जिससे आप सर्कल या मेंसुरेशन की कुछ बेसिक बातें वहाँ से समझ पाएंगे। ओके, तो वो क्लास आप पढ़ लीजिए, इससे पहले आप सवाल लगाएं उससे पहले आप वो पढ़ लीजिए। वृत्त सर्कल के बारे में अगर बताएं तो ये इसका डायमीटर होता है, वृत्त का जो व्यास होता है बच्चा, व्यास, उसको हम 2r से भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो व्यास जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। अर्थात आप कह सकते हैं कि व्यास की जगह 2r, ये जो 2r है ये वर्ग की भुजा के बराबर है। ये बात इन्होंने बोली। हमने माना कि वर्ग की भुजा a है और वो इक्वल किसके है, 2r के। आगे कह रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है। अब आप देखें कि अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं आता तो आप सवाल कभी नहीं बना पाएंगे। इन्होंने कहा वृत्त का जो क्षेत्रफल है बच्चा वो 64 पाई है, और जबकि हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना गिवन है आपको, 64 पाई। कितना दिया गया है, 64 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे 8। कितना निकाल पाएंगे, 8। और आप खुद बताएं कि अगर त्रिज्या आपका 8 है तो आपका व्यास कितना हो जाएगा, 16। यानी 8 अगर यहाँ रखते हैं तो 8 दूनी 16 बराबर 1 के, यानी उस वर्ग की जो साइड होगी वो 16 होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। इन्होंने कहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना। अगर वर्ग का आपको मिल चुका है, भुजा साइड मिल चुकी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर 256 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर, और आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको एक एक बात क्लियर हो रही होगी। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं भी कि यहाँ से आप जीडी के लिए बेहतर मेंसुरेशन के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और ईज़िली आपको आसान सी भाषा में बताया जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसलिए आप अगर एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आपके पास वीडियो, आप दोबारा उसे देख सकते हैं, और जितना बार इच्छा हो। लेकिन अगर आपकी समझ में, उम्मीद ऐसे ही करते हैं कि आप एक बार में ज़रूर समझ पा रहे होंगे, तो आप इन सवालों को कई बार लगाएं, प्रैक्टिस करें, जिससे आप वहाँ
समय बचा पाएँ, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में अब की बार समय की कमी की गई है। आपका केवल 1 घंटे का समय है और उस 1 घंटे में आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो 80 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 80 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में लगभग कितने क्वेश्चन सही करके आएँ, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर आप 60 क्वेश्चन करेक्ट बना करके आते हैं, कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आते हैं अप्रोक्स, तो आपका नाम श्योर होगा पेपर में। ओके, 60 क्वेश्चन आपको 80 में करेक्ट करने होंगे और 60 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आपको 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। कोई भी अगर ये कहे कि नहीं हमारी एक्यूरेसी 100% रहती है, हम 60 करेंगे और 60 सही, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी कितना हो, बातें करने के लिए अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर 60 सवाल सही करने हैं तो आपको 70+ सवाल अटेम्प्ट करने होंगे और 70+ सवाल अटेम्प्ट करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग आपको विद इन टाइम करना होगा, स्पीड के साथ करना होगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके पास कुछ लोगों का पेपर काफ़ी समय बाद भी है, तो एनालिसिस थोड़ा भी करके जा सकते हैं। अपने मित्रों दोस्तों से पूछ सकते हैं कि 2-3 दिन बाद जो इनका एग्ज़ाम हो रहा है कि कैसे कैसे किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है पेपर का पैटर्न। हम खुद आपको एक्सपेक्टेड सवाल बताएंगे कि 2 दिन बाद जो एग्ज़ाम होंगे कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं पेपरों में, ये चीज़। इसलिए इस चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आपको 10 तारीख के बाद बहुत ही एक्सपेक्टेड सवाल बताए जाएंगे सभी के लिए कि कैसे कैसे पेपर में सवाल आ सकते हैं। ओके, चलिए, क्योंकि एसएससी ने मना किया है कि आप एनालिसिस नहीं करा सकते, लेकिन आप एक्सपेक्टेड सवाल यहाँ से देख पाएंगे कि किस तरह के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 60 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, सही करने होंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 60 रखते हैं तो आप श्योर हैं कि आपका नाम ज़रूर होगा एग्ज़ाम में। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका सिलेंडर का है, बेलन का है। इन्होंने कहा कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात। अब आप देखें कि 2 कोई सिलेंडर है, 2 आपके कोई बेलन है और उन दोनों बेलनों में से इनके रेडियस का रेशियो दिया गया। तो पहले का R1 मान लेते हैं, दूसरे का R2 मान लेते हैं, और दोनों का अनुपात हमें दिया गया है। अनुपात दिया गया है 2:3। कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। और इसके बाद इन्होंने कहा इनकी ऊंचाइयों का, हाइट का, तो इसकी ऊंचाई h1 मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई h2। तो दोनों का अनुपात फिर से कहा है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। 5 अनुपात कितना है? 5:3 है। फिर से कहा कि इनके आयतनों का रेशियो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम आयतन की बात करें तो पहले बेलन का आयतन और इसका रेशियो आपको बताना है दूसरे बेलन के आयतन के, दूसरे बेलन का आयतन। अब आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं कि पहले बेलन का आयतन पाई R1² H1 और बटे दूसरे का पाई R2² H2। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और R1 बटे R2 आपको पता 2/3। कितना पता है? 2/3। तो 2/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और गुणे H1 बटे H2 यानी 5/3 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 हो जाएगा 5 और बटे में 3 यानी 20/27 हो जाएगा। आपके आयतन का अनुपात 20:27 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 27, उनके वॉल्यूम का, उनके आयतनों का अनुपात। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सर्कल का अर्धवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन जो है वो अर्धवृत्त का है। तो क्या आपको अर्धवृत्त का फार्मूला नहीं याद है? अगर नहीं याद तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं, उसमें हमने सर्कल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सर्कल क्या होता है, या मेंसुरेशन में बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जो आप गलत कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो आप लास्ट क्लास ज़रूर देखें, उसमें मेंसुरेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बताए गए हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी।
चलें अगले सवाल की ओर चलते हैं कि एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा सवाल है। अर्धवृत्त, आपको पता है कि सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, कुछ सेमी सर्कल इस आकार का रहा होगा। अगर इसकी परिधि की बात करें तो बच्चा परिधि जो होगी इसकी, वो इसकी परिधि ये भाग तो रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ साथ ये पार्ट भी आपका परिधि में आ जाता है। परिधि का मतलब ही है सम ऑफ आउटर साइड, यानी बाहरी जो माप है उसी को हम परिधि कहते हैं। तो यहाँ से आप देखें परिधि के लिए आपको पता है टोटल परिधि 2 पाई आर होता था, तो ये हाफ कितना हो जाएगा पाई आर, और प्लस इसके साथ साथ ये आपकी रेडियस, और यानी ये आपका डायामीटर है, और इसमें व्यास की अगर बात करते हैं व्यास में 2r होता है, यानी 2r भी शामिल हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r, अगर r कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2 आपका हो जाएगा, और r पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और प्लस 2, तो हो जाएगा r इंटू 7 दून 14 और 22 हो जाएगा 36/7। ये आपका है परिधि, सरकमफ्रेंस। और इन्होंने सवाल में कहा है कि अर्धवृत्ताकार पथ की जो परिधि 36 मीटर, यानी ये आपको गिवन है 36 से 36 आपका कैंसिल हो जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी 7, यानी त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इन्होंने कहा है 7 मीटर आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि अर्धवृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका एरिया आपको फाइंड करना है तो एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर का मान 7 है, 7 × 7 और बटे में 2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। 77 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो सेमी सर्कल आपको पढ़ के जाना है। अर्धवृत्त का फार्मूला याद रखना है। अर्धवृत्त के फार्मूले में परिधि बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि पाई आर होता है, पाई आर नहीं, पाई आर प्लस 2r होता है परिधि। सिर्फ ये परिधि में नहीं आता, ये भी आपका बाहरी भाग है, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो परिधि में पाई आर प्लस 2r होता है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम 10 तारीख को, वो बिल्कुल टेंशन न ले, तनाव में ना आए। अगर उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, मॉक लगा रखे हैं, तो फिर समस्या नहीं आएगी वहाँ पर। लेकिन अगर आपकी तैयारी गड़बड़ है, आप मॉक भी नहीं लगाए हैं, अच्छी प्रिपरेशन नहीं, तो फिर बिना तैयारी के सिलेक्शन संभव नहीं होते। इसलिए आपको अधिक से अधिक मेहनत पहले से बताया जाता है कि आप लगें, मेहनत करें, तब आप अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि बस 10 दिन पढ़ लिए और उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट पेपर में बैठते हैं और एग्ज़ाम दे करके यहाँ क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, अन्यथा सभी लोगों का एग्ज़ाम निकल गया होता। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइएगा, तब आप अपनी मंजिल की ओर पहुँच पाएंगे। ओके, चलें तो अगला का सवाल जो कि कहा गया फिर से एक सिलेंडर का है। किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, चलें। इन्होंने फिर से कहा कि एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ के बारे में भी हमने बताया कि ये होता है 2 पाई RH, क्या होता है, और ये आपको दिया गया 528, क्या होता है 528, 2 पाई R और H। अब इन्होंने आगे भी कहा है कि उसके आधार की परिधि, इसमें बच्चा टाइम लगा देता कभी कभी, यहाँ से कभी R निकालने लगता है, फिर R यहाँ दूसरे में पुट करेगा। इन्होंने कहा आधार, आधार में होता, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो आधार होता है वो सर्कल के आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त की परिधि की बात कर रहा, और वृत्त की परिधि क्या होती 2 पाई R, कितनी होती 2 पाई R, और ये आपको गिवन है, कितना दिया गया है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर दिया, और हमसे पूछा उस वस्तु की ऊंचाई पूछा, हाइट। अगर आप देखें इस सवाल को ध्यान से, सेकंड में लगा सकते हैं, चुटकियों में सवाल को उड़ा सकते थे देखते ही, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है
कि इस वक्र पृष्ठ में ये आपका 2 पाई आर है और 2 पाई आर हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। अगर यहाँ हम 44 सेंटीमीटर रख दें तो सीधे आप हाइट निकाल सकते हैं 528। 44 एकम 44 हो जाएगा और 44 दूना 88, यानी एच की वैल्यू यहाँ से 2-3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अन्यथा इस सवाल में बच्चा एक तो टाइम पर नहीं लगा पाता या फिर हो सकता है कि ना लगा पाए, गलत कर जाए। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे सवालों को आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम बेहतर करना है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल बड़ा ही बेहतर है, बहुत बेहतरीन सवाल है। कहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढाले हुए शंकुओं की संख्या कितनी है? ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गलत के चांस भी होते हैं, कैलकुलेशन अच्छी आ जाती, कभी कभी डेटा अच्छा आ जाता है तो कैलकुलेट बच्चे नहीं कर पाते। तो उसके लिए पहली चीज़ आपको ये यहाँ समझना है कि जब किसी भी 3D आकृति को, जब किसी त्रिविमीय आकृति को गला करके कोई दूसरी आकृतियों में कन्वर्ट किया जाए तो उनके वॉल्यूम को बराबर रखना है हमेशा। किसको? अगर आपसे कहें कि हमारे पास एक सिलेंडर है, एक बेलन है और इसको हम मेल्ट कर करके, पिघला करके किसी दूसरी आकृति में गोल आकृति बना दें, गोलाकार बना दें, तो क्या उसका वॉल्यूम बदल जाएगा? तो वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अगर किसी आकृति को मेल्ट करके यानी पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाए तो उनके आयतन इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? आयतन इक्वल। अब इन्होंने कहा कि किसी एक समवृत्ताकार शंकु है, कोण है। सबसे पहले तो हम आपको कोण के बारे में बता दें। अगर आपने कोण नहीं जाना है, शंकु नहीं जाना है, तो फिर आप मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे और क्या सवाल लगाएंगे? शंकु क्या है? शंकु के अगर बारे में बात करें तो शंकु आपका कुछ इस आकार का होता है। ये बेलन की अगर हाइट और रेडियस के बराबर काटा जाए एक बेलन से तो 1/3 निकलता है। कितना निकलता है? अगर उतनी ही हाइट का काटा जाए तो ये 1/3 होता है। ये एच है, ये आर है, ये एल है। इसको हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये आपका रेडियस है और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एल बराबर क्या होता है? तो एल बराबर √h² और प्लस r² होता है, तिरछी ऊंचाई बराबर। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। ओके, तो इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इसके हम आयतन की बात करें, अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो आयतन क्या हो जाता है? 1/3 और उसी बेलन के आयतन का 1/3 होता है जो आपने पहले पढ़ रखा πr²h। ओके, अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ आप जल्दी से फार्मूले भी देख लीजिए अगर आपने फार्मूला नहीं याद रखा है, πrl। और अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो πr और ब्रैकेट में l+r। ओके, तो अब आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं, बस आप जितना कम समय में जितने ज़्यादा चीज़ें, अच्छी चीज़ें हो सकें वो इतना ऑब्जर्व करें, उनको याद रखें। ओके, तो तीनों फार्मूले चारों आपको याद रखने हैं, तब आप शंकु का सवाल बना पाएंगे। चलिए, अगर इस आपने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें, लेकिन याद रखना है हर हाल में आपको। तो इस सवाल में कहा कि एक कोण को, एक बड़े से कोण को पिघलाया जा रहा है और छोटे छोटे कोण में बदला जा रहा है उनको। तो आप हमें बताइए कि अगर हम किसी एक बड़े से कोण को पिघलाएंगे तो उसमें जितना मटेरियल होगा उसका जो वॉल्यूम होगा टोटल, वो छोटे छोटे शंकुओं में आप बदल रहे हैं। तो एक छोटे शंकु में कितना लग रहा है ये हम पहले पता कर लें और फिर उस तरह के कितने छोटे टोटल बनेंगे, तो कई सारे बनेंगे तो आराम से हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक बड़े वाले शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन, तो जिसको आप पिघला रहे हैं उसका आयतन 1/3 πr² और h, ये आपका हो जाएगा। और जब आप उनको छोटे छोटे शंकुओं में बदलेंगे तो एक छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई, उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, स्मॉल r, और ऊंचाई h। एक का इतना वॉल्यूम होगा और इतना ख़त्म करना है तो आप मान लीजिए कि ऐसे ही कितने बनने वाले, यक्स बनने वाले, और टोटल इनके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखें ज़रा, 1/3 और 1/3 पाई तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यानी कैपिटल R कितना है? तो सवाल में कहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचा और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या। तो R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 15, और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर बराबर।
और इन्होंने कहा है जिसमें बदलना है, जो छोटे छोटे शंकु बना रहे हैं उनमें 5 सेंटीमीटर ऊंचा और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, तो 1.5 का स्क्वायर यानी 1.5 गुणे 1.5, और स्मॉल ऊंचाई कितनी है इसकी, तो इन्होंने कहा है 5 है। और ऐसे कितने बनने वाले हैं, तो x बनने वाले। अगर आप इनके दशमलव यहाँ से हटाएं तो इधर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और 15 से 15 आराम से आप काट सकते हैं, और 5 से इसे काट दीजिए, 5 चौक 20, यानी कुल मिलाकर के ऐसे कितने शंकु आप बना सकते हैं, तो ऐसे आप 400 शंकु बना सकते हैं। कितने शंकु बना सकते हैं, 400 शंकु बना सकते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, कोई समस्या है किसी को तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको सेशन कैसा लगा है, जिससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिले और हम आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें प्रोवाइड करा सकें। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। देखते हैं कि जितने लोग देखते हैं वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं। अगर आपको लाइक करने में समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं ना करें, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, आपके लिए कोई टीचर इतनी मेहनत करके यूट्यूब पर फ्री क्लासें प्रोवाइड करा रहा है, तो आपका इतना हक तो बनता है, आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप सेशन को लाइक कर सकते हो और भी दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर भी हमारा जो काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम वो निभा रहे हैं। आपका काम है पढ़ना, और अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो आप इतना सही काम कर दें कि आप चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी क्लासें मिल सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लासें आपको मिल सकती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्यूबॉइड का आप देख पा रहे होंगे। क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ के सवाल, आपको पता है घनाभ का निर्माण किससे होता है, तो जिस तरह आपका आयत होता है, यानी बेस आपका किस आकार का होगा, आयताकार होगा, रेक्टेंगल के आकार का होगा, और अगर उसी में हाइट जोड़ दी जाए, यानी जैसे आपका एक रूम होता है, कमरा होता है, उसी तरह का आपका एक क्यूबॉइड होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, यानी घनाभ होता है। तो इस घनाभ के बारे में अगर हम बात करें आपसे कि घनाभ क्या होता है, घनाभ इन्होंने कहा है घनाभ, तो घनाभ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है इसका, तो सबसे पहले घनाभ आपका कुछ इस आकार का होगा, कुछ इस आकार का आपका घनाभ होगा, ईंट के आकार का आप कह सकते हैं। इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी ब्रीथ अलग होगी, और इसकी हाइट भी अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। तो अगर इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इसके हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाता है, तो हो जाएगा 2 × LB + BH और + HL, क्या हो जाएगा, HL। और इसके अगर डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। तो इसके 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, और इसी पे आधारित सवाल है। इन्होंने कहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल आपसे कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता है L आपका 10 है, और B आपका 6 है, और H आपका 4 है। तो यहीं पे आप पुट कर दीजिए, यानी 2 × L और B का गुणा करेंगे तो L और B का गुणा कितना हो जाएगा, 60, और प्लस B और H का गुणा करेंगे तो B और H का गुणा हो जाएगा 24, और प्लस HL का गुणा करेंगे, HL का गुणा हो जाएगा 40, यानी 2 × 60 40 124 हो जाएगा, और 124 60 40 और 24 124 हो जाएगा। 124 × 2 करेंगे यानी 248 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो फार्मूला आना चाहिए। अब खुद देख पा रहे होंगे कि सीधे फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद आंसर आपके सामने। तो फार्मूला अगर याद है तो आप मेंसुरेशन अच्छा कर पाएंगे। मेंसुरेशन में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं, इसलिए और ज़्यादा जल्दी से समझ में भी आएगा और वहाँ बेहतर कर पाएंगे। इसलिए ऑलरेडी आप पढ़ रखे हैं पहले से क्लासों में, बस चीज़ों को अगर भूल गए तो 1-2 बार आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएंगी, जिससे आप पेपर में सवालों को बना पाएंगे। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्लास आप अंत तक देखें, आप देखेंगे कि ऐसे ही कितने बेहतरीन सवाल आपको आज हम
कराएंगे और ऐसे तरीके आप सीख कर जाएंगे कि आपके लिए पेपर में बहुत यूज़फुल होने वाले। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बताना। आपको पता है रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो ये आपका होता है डायगोनल, इन्होंने बताया 10 है और एक भुजा 8 है। तो एक भुजा अब आपको पता होगा कि ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है और 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है। अगर ये 10 है 8 तो ये हमेशा कितनी होगी 6। और आपका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है यानी 48 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें आप कितनी आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बस फार्मूला पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो उनके कि क्या चीज़ें कहाँ से क्या होती हैं, अगर ये आती हैं तो फिर आप बना पाएंगे, कोई समस्या नहीं है ऐसे सवालों में। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो समस्याएं रहेंगी, इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। आप अगर बेहतर करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ इस बात को लेकर के कभी सिलेक्शन नहीं होता कि नहीं बस अब आप उठे और मुंह धो करके पेपर देने चले गए, ऐसे कभी एग्ज़ाम नहीं निकला करते हैं। ओके, चलें अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 छोटे गोलार्धों को पिघला करके, फिर से इन्होंने देखो एक आकृति को पिघलाया है। एक गोलार्ध है यानी सेमी स्फेयर की बात कर रहे हैं, सेमी स्फेयर। चलिए थोड़ा सा हम स्फेयर की बात कर लेते हैं। स्फेयर, अगर स्फेयर का मतलब तो गोला, क्या होता है गोला की अगर बात करें तो ये आपका गोला है, गोला। और इसके अगर आयतन की बात करते हैं तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसके हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ और इसका संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ छूटती नहीं वक्र पृष्ठ के अलावा, वही होता है संपूर्ण पृष्ठ भी। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम हो जाएंगे, वो होता 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर सेमी स्फेयर की बात करें, सेमी स्फेयर की बात करें, सेमी स्फेयर मतलब अर्धगोला, किसकी बात करें अर्धगोला। तो अगर पूरे गोले का आयतन आपका अर्धगोला कुछ इस आकार का हो जाएगा, अर्धगोला। और अर्धगोले के अगर आयतन की बात करें तो आयतन हो जाएगा 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर इसके हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ, तो दोनों अलग होंगे। क्यों, यही चीज़ तुम्हें यहाँ समझना है। वक्र पृष्ठ की बात करें तो मुड़ा हुआ पार्ट ये है आपका, ये वक्र पृष्ठ। टोटल 4 पाई आर स्क्वायर था तो हाफ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आपने फुटी हुई गेंद, कटोरी ऐसा कुछ देखा होगा जो आपका अर्धगोले के आकार का होता है, अर्धगोले के आकार का। तो उसमें अगर ऊपर का हिस्सा देखें तो वो एक वृत्ताकार रूप होता है। और अगर टोटल कवर्ड करना चाहते हैं उसे तो आपको वक्र पृष्ठ में तो कवर्ड करना है, साथ साथ ऊपर का मुख यानी जो वृत्ताकार है उसको भी लेना पड़ेगा। तो आपको पता है फिर संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला चेंज हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा और प्लस जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के 3 पाई आर स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, इसी की ज़रूरत आपके सवालों में पढ़ने वाले। ओके, तो नोट करें जल्दी से और चलते हैं अब इस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो नोट हो गया होगा, चलते हैं और देखते हैं सवाल। बस इनको आप याद रखिए, किसी भी तरह अगर आपको पेपर में अच्छा करना है तो ये सारी चीज़ें 1-2 दिन में जो भी समय आप ज़रूर देख कर जाएँ। इनको अगर देख कर जाते तो हो सकता है सेम सवाल इसी तरह का आपको पेपर में देखने को मिल जाए। उम्मीद तो यही है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जिस तरह की चीज़ें लगातार पेपरों में पूछी गई हैं सबको देखते हुए बस ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ओके, चले तो इन्होंने क्या बताया है इस सवाल में, कहा है कि एक अर्धगोला 3 कोई छोटे छोटे गोलार्ध हैं। तो अगर पहले गोलार्ध की बात करें तो उसका भी 2/3 पाई और r 1 है। ध्यान से देखना, वो r आपका 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 2/3 दूसरे वाले का पाई r इसकी वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 का क्यूब। और तीसरे को अगर पिलाएंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा 2 पाई r 3 का क्यूब। इतना टोटल मटेरियल होगा, इतना टोटल वॉल्यूम होगा तीनों गोलाओं को पिघलाने के बाद। और आप अगर देखें इनको पिघलाने के बाद अगर मिलाएं तो 2/3 पाई तो कॉमन है और बचेगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का 27, यानी टोटल
कितना हो जाएगा 27 और 9 36, यानी 2/3 पाई इंटू 36, इतना मटेरियल मिला है। और अब आप इसको पिघला करके क्या बनाने वाले, एक गोला बनाने वाले, संपूर्ण गोला। तो इसका जो वॉल्यूम है उस बड़े वाले गोले के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन इसकी त्रिज्या आपको नहीं पता, इसी की क्या होगा, बराबर होगा। 3 छोटे छोटे अर्धगोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला आप बना रहे हैं, तो उन तीनों छोटे गोलों के आयतन का जो योग होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। अगर आप देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 18। 18 बराबर कितने के हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें r³ के, कितने के, r³ के। अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी ये 2 के क्यूब से बड़ा और 3 के क्यूब से कम, यानी लगभग 2.5 के आसपास आना चाहिए 5। और ऑप्शन में क्या क्या है, 2.6, यानी लगभग पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि अगर r की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 2.6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है नए गोले की लगभग त्रिज्या, अप्रॉक्स में आपको वैल्यू बतानी थी। तो ये चीज़ याद रखिए कि किसी भी आकृति को पिघला करके आप कोई नई आकृति बनाते हैं तो उनके वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेंगे। और बहुत सवाल इस पे आधारित आए हैं पिछले कई वर्षों में, इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि अगर किसी भी आकृति को पिघला करके नई आकृति बनाते हैं तो आपका हमेशा बराबर होगा वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ काफ़ी सवाल करने हमें, इसलिए समय ना ज़्यादा बर्बाद करें और अधिक से अधिक सवालों को हम लोग अटेम्प्ट करें, जिससे आपका भी समय बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्राप्त कर पाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। और यही चाहिए भी आपको कि आप कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें सीख कर जाएँ। नहीं तो यूट्यूब का तो ट्रेंड है, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमने देखा है बस बातें करते हैं, पढ़ाते कम है, बातें ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमारा मोटिव कुछ अलग है, हमारा मकसद अलग है। आप आधे घंटे अगर आएँ तो आधे घंटे में आप 1 घंटे का कंटेंट लेकर जाएं। इस लेवल से आपको पढ़ना है, आपको भी कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को सीखना है जल्दी से। इसके अलावा आपको यहाँ यूट्यूब पर कुछ नहीं, आपको अगर कॉमेडी या कुछ और चीज़ें देखनी है तो आप दूसरे चैनलों पर जाइए। आप एक टीचर से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करिए कि आप कुछ और यहाँ से मिलने वाला नहीं। अगर आप यहाँ पढ़ने आएँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ाएं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीज़ों को सीखें और अपना काम करें। अगर नहीं पढ़ना है तो कुछ और चीज़ें जा करके देखें, लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएँ नहीं। आप मैथ्स भी सीखें, उसके बाद आपको शायरियाँ सुनाई जाए, आप कॉमेडी देखें, ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक है ना। एक टाइम पर एक ही चीज़ें आपको करनी है। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ने आए तो मेंसुरेशन पे फोकस करिए और मेंसुरेशन आप अच्छे सीख करके जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, तब आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। आपको पता है कि इस समय किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, कितनी ज़्यादा भीड़ है, वैकेंसियाँ आती नहीं है ज़्यादा, और उस समय में भी आपको चीज़ों में कुछ और चीज़ें चाहिए। अगर आप पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर लोगों की इच्छाएं होती कि नहीं टीचर आकर के शायरी सुनाए, टीचर आकर के लगातार आपको कॉमेडी करे, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती, या फिर गलत तरीके हैं अगर आप चाहते हैं तो। मैंने तो लोगों को देखा भी है कि बहुत सारे टीचर्स हैं या कई भी बस टाइम स्पेंड करते हैं, किसी तरह बच्चों को इकट्ठा करना है, मनोरंजन करना। और बच्चे भी, मैंने देखा ऐसे बच्चों को भी, लेकिन वो घूमते भी रहते हैं। 2-3 साल जब घूमते तब उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। वही चीज़ें जो 2-3 साल कॉमेडी में बिता देते हैं, शायरियों में बिता देते हैं, वो फिर बाद में आकर के पढ़ते हैं सीरियस होकर के, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। तो इसलिए आपको आज समझ जाना है, संभल करके अपनी पढ़ाई, कंसंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई जारी रखें। और कल जब आने वाले समय के बाद आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आप कुछ भी करें, आप कुछ भी देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन आप एक ही टाइम पर कई सारी चीज़ें, तो आप कितना कंसंट्रेट हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतनी ही बात आपको कहनी थी कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि एक वृत्ताकार पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है। यदि पथ 15 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इन्होंने कहा एक पाथ है कोई, एक रास्ता है कोई, और वो सर्कल के आकार के, इस तरह का कुछ रास्ता बना है, और इसमें बाहरी और आंतरिक परिमाप मतलब यहाँ परिधि से है, सरकमफ्रेंस से है।
इन्होंने ये बाहरी परिमाप आपका दिया और आंतरिक दिया नहीं, उनका रेशियो दिया है। आप बताइए, अगर ये बाहरी आप मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो बाहरी वाले की परिमाप क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर होता है इसका परिमाप, और आंतरिक क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर। और दोनों का इन्होंने क्या दिया है? दोनों का दिया है अनुपात, परिमापों का अनुपात दिया। अगर हम इनका अनुपात निकालने लगे बच्चा, तो अनुपात 14 अनुपात कितना हो जाएगा? 11, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें रेशियो मिल जाता है आर आर का, यानी दोनों के आर का रेशियो मिल जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो त्रिज्याओं का ही अनुपात 14 अनुपात 11 आ गया है, त्रिज्याओं का अनुपात 14 अनुपात 11। अब आप खुद बताएं जरा कि यहाँ से लेकर के अगर आर ये आपका 14 है, ध्यान से देखें 14 यूनिट है, और ये छोटा वाला आर आपका कितना है? 11 यूनिट, यानी यहाँ तक 11 है और यहाँ तक 14, तो यानी ये जो चौड़ाई है वो कितने यूनिट की? तो आप कहेंगे सर इसका तो अंतर है फिर 3 यूनिट का, और यही तो हमें सवाल में गिवन है, यही तो दिया गया है कि आपका जो आर है, यानी जो इनके बीच चौड़ाई है, ये रास्ते की चौड़ाई, वो 3 यूनिट हमारे हिसाब से है, और ये वास्तव में 15 है, तो 3 यूनिट बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के, और 14 पंचे 70 और 11 पचे 55, यानी आपको दोनों रेडियस मिल जाती हैं, यानी एक 70 है और एक आपकी कितनी है? 55 है, और दोनों में अंतर भी देख पा रहे हैं 15 का है। इन्होंने जो पूछा बता दीजिए आप। इन्होंने कहा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी छोटी वाली त्रिज्या चाहिए, और वो आपकी 55 हो जाएगी, और आपका आंसर आ जाएगा 55 मीटर आ जाएगा। इन्होंने 15 मीटर दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे कि पाथ पे सवाल कई बार आए, तो ऐसे पाथ के सवाल लगाना है आपको, रास्ते की चौड़ाई वगैरह बतानी। ओके, चले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ऐसे सवाल बहुत आए पेपर में। 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है। आप देखें 2 समबाहु त्रिभुजों की अगर भुजाओं का अनुपात आप दे रहे हो, यानी एक A1 और A2 आप दे रहे हो, 1/4 कह रहे हो, तो इन्होंने कहा क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल पहले हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी A1 का स्क्वायर, और बटे √3/4 इंटू दूसरे वाले के साइड का स्क्वायर, और ये आपसे पूछा गया है, यानी यहाँ से √3/4 √3 कैंसिल हो जाएगा, और आपका A1/A2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और यही आपके एरिया का रेशियो हो जाएगा। और A1 और A2 आपके गिवन है, A1 A2 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर आप करेंगे, और 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 16 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में याद रखिए, समबाहु त्रिभुज का हमने फार्मूला थोड़ी देर पहले बताया है। दोनों की क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, उनकी साइड का रेशियो आपको दिया गया है। काहे का? साइड का रेशियो। चले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें अगला सवाल है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए और उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल आपको पता है कि आप परसेंटेज में भी एक टॉपिक पढ़ते हैं सक्सेसिव परसेंटेज का, और यहाँ पर भी वैसे ही सवाल है। तो हम आपको ऐसे सवालों के डायरेक्ट 2-3 कई मेथड होते हैं सवालों को लगाने के। आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, सभी से लगा सकते हैं। आपको पता है अगर घन का प्रत्येक सिरा बढ़ा है, प्रत्येक सिरा मतलब प्रत्येक भुजा, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, अलग बात तीनों इक्वल होती। अगर आपने लंबाई 50% बढ़ाया है तो चौड़ाई भी 50% आपकी बढ़ी है, और ऊंचाई भी आपकी 50% बढ़ी। तो कह रहे हैं टोटल जो आपका उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन वो कितना आएगा। तो बच्चा आपके पास तो एक तरीका कि सक्सेसिव लगा लें, यानी इन दोनों को पहले एक कर लीजिए 50 + 50 और 50 × 50 और अपान में कितना 100, और यहाँ से आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कितनी 100। कितनी हो जाए? अच्छा, इन्होंने वॉल्यूम नहीं पूछा, इन्होंने पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × A², यानी A² सिर्फ 2 बार होगा। तो आपको ये नहीं बताना। वॉल्यूम अगर पूछता तो हम तीनों को एक कर लेते।
तो यहाँ से 100 और प्लस 25 हो जाएगा और आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 125%। यानी जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा तो 125% के बराबर है। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर वो वॉल्यूम पूछता तो हम इसको फिर अगले परसेंटेज के साथ फिर से पुनः जोड़ते, इसी तरीके सक्सेसिव लगाते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर वॉल्यूम पूछते तो 3 टाइम्स वही करना, नहीं तो ये। दूसरा है कि आप चाहें तो इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं। कौन सा लगा सकते हैं? रेशियो मेथड। अब आपको पता है कि 50% इंक्रीज हुआ है तो 50% का मतलब 1/2। अगर 2 था तो 1 इंक्रीज हुआ 3, और ऐसा कितनी बार होगा? 6a² होता है तो a² यानी a2 बार। तो फिर से ही 50% बढ़ेगा, यानी 2 से कितना हो जाएगा? 3। और आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 का 9। इंक्रीज कितना हुआ है? तो 5 कितने पर? 4 पर, परसेंटेज के लिए गुणे 100। 4 से 25, 25 पंचे 125। यानी यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से भी। ओके, तो उम्मीद है कि ये सभी सवाल आपके समझ में आए होंगे। आज का अंतिम सवाल लेते हैं और इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको कुछ और बेहतर दे पाएँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आज का ये पूरा सेशन आप ज़रूर देख कर जाइएगा पेपर के पहले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके चलो, आपको पता है कि जब कभी कोई पहिए की बात आती, सर्कल की बात आती है, पहिया कि चक्करों के सवाल, कई बार चक्कर वाले सवाल आए हैं कि पहिया कितने चक्कर लगाता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको पता है जब पहिया पूरा 1 चक्कर लगाएगा तो अपनी दूरी जो तय करता है वो 2πr यानी परिधि के बराबर तय करता है। तो फार्मूला चाहें तो आप डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि ज़्यादा यहाँ कॉन्सेप्ट या बेसिक चीज़ें बताने का समय नहीं है। चक्करों की संख्या का फार्मूला होता है टोटल दूरी, डिस्टेंस अपान परिधि यानी 2πr। परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि, ये होता है आपका चक्करों की संख्या के बराबर। अब इस सवाल में इन्होंने कहा है कि एक पहिया 4000 बार चक्कर लगाता है। चक्करों की संख्या कितनी दी गई है? 4000 बार। और दूरी हमें बताया गया सवाल में कि 60 किलोमीटर जाता है। ध्यान दिया करें ऐसे सवाल में मात्रक का, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है यूनिट, मात्रक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और परिधि होती है 2πr, 2π और r हमें शायद नहीं पता। इन्होंने r पूछा है कि पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, उस पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप देखें किलोमीटर में है और ऑप्शन सभी के सभी आपके मीटर में, यानी इसको चेंज कर लीजिए मीटर में। तो 60 किलोमीटर का मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। और अगर चाहते हैं तो 4 से इसे काट दीजिए, 15 चौको 60। और यहाँ से r बराबर प्राप्त हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 और 7 डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा। 15 सत्ते 105 और 105 को अगर 44 से भाग करेंगे तो पहाड़ा 2 बार जाएगा, 44 दूना 88। और एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें 2 पॉइंट समथिंग है, यानी 2.38 मीटर आपका रेडियस आ जाएगा। आपको पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 2 पॉइंट समथिंग है। तो इस तरह के सवालों को ध्यान रखना है और उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपकी समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा सारी चीज़ें सीख करके। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी लोगों को शेयर करें। और अगर पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखें और पेपर में बेहतर करके आएँ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।